नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के क्लासेस, जो मैं आप लोगों को जिसकी आज 5वीं क्लास है। हम इस 5वीं क्लास में बात करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन विभाजन क्या होता है, इसे हमें समझना होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये कोशिका विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। मतलब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये शुक्राणु है और ये है अंडाणु, और ये जो डायग्राम है यहाँ पर इसमें की किस तरीके से प्रोसेस होती है इसके बारे में हम देखेंगे। जबकि मैं आप लोगों के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन पहले ही एक लेक्चर इसके लिए बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं। अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में मियोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या याद रखना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इस कोशिका विभाजन की खोज किसने करी थी? फॉर्मर एवं मूरे नामक साइंटिस्ट ने करी थी। कब करी थी? तो ये 1905 में की थी। अब इस कोशिका विभाजन में ये अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है आप लोगों के साथ में कि इस कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका का मतलब क्या होता है? जिन कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिस कोशिकाओं से विभाजन आरंभ होता है, उन्हें हम मात्र कोशिकाएं कहते हैं, यानी मदर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब मात्र कोशिकाओं से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो फाइनली एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी आधी रह जाती है। इसका मतलब ध्यान से समझते जाइएगा कि यहाँ पर टोटल हमारे शरीर के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े, या अगर मैं बात कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 कोशिकाएं आप लोगों को दिख रही होंगी, ये 4 कोशिकाएं, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 यानी आधे आधे रह जाते हैं। पेयर्स में नहीं, नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आधे आधे रह जाते हैं। इसलिए इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, जो 2 अवस्थाओं में संपूर्ण होता है। अब देखिए, ये जो विभाजन है ये 2 साइकिल्स में कंप्लीट होता है, जिसे हमने रखा है फर्स्ट नाम का मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें। अब यहाँ पर ये जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का कोशिका चक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो इतना हिस्सा आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये इतना वाला हिस्सा, तो ये पूरी ये ऊपर वाला हिस्सा, इसी के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। जबकि अगर यहाँ से इन 3 साइकिल्स की बात कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर इतने हिस्से की बात कर लेते हैं, तो इसे ही संयुक्त रूप से इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, इसे ही संयुक्त रूप से इंटरफेस, या इसे और हिंदी में कहें तो इसे ही अंतरावस्था कहा जाता है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि अंतरावस्था वाली जो स्टेप्स है वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी जैसे कि मियोसिस में माइटोसिस में यानी समसूत्री कोशिका विभाजन में देखने को मिलता है। अब इंटरफेस को हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं, G1 फेज, S फेज, और ये वाला जो हिस्सा है इसे G2 फेज कहा जाता है। जीवन फेज का शाब्दिक अर्थ होता है गेप फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर एक्चुअली सेल का डेवलपमेंट होता है, यानी कोशिका इसके अंदर क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, जबकि सिंथेसिस फेज क्या होता है? तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि कोशिका के निर्माण के लिए, या कोशिका के, हम बोल सकते हैं कि कोशिका के विभाजन के लिए यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर G2 फेज में क्या होता है? तो G2 फेज में यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन है, डीएनए 2 बार तो बनता ही बनता है। डीएनए अपने ही आपकी प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, अब लास्ट जो G2 फेज है, G2 फेज के बाद ही कोशिका विभाजन आरंभ होना है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक जो एंजाइम्स चाहिए, वो सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पर क्या होते हैं? बनना शुरू होते हैं या बन जाते हैं। अब उसके बाद हम आगे इस फेज को, तो यहीं पर इसे हम मियोसिस फेज कह सकते हैं। अब मियोसिस फेज को हम पढ़ने के लिए कितने इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं? तो इसे 2 रूपों में बांटा गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट, या आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें कोशिका का विभाजन 2 बार होता है,
यहाँ से ही कितने साइकिल में, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट की अगर बात करें तो ये वाला जो साइकिल है मियोसिस फर्स्ट, फिर कैरियोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, फिर मियोसिस सेकेंड जिसमें क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, और फिर से एक और बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ध्यान से समझते जाइएगा, क्या है कि इस फेज में एक हमारे पास कोशिका थी, मियोसिस फेज हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो यहाँ पर दो कोशिकाएं बन चुकी होती है। अब इन दो कोशिकाओं में फिर से फर्दर क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है इन दोनों प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस के जरिए, तो जिसमें अंततः कितनी कोशिकाएं बनती है, तो ये 4 कोशिकाएं बनती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए इस प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से जानने समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अंतरावस्था इंटरफेस ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मैंने आप लोगों को समसूत्री विभाजन में बताया था। वही जीवन फेज, इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, आवश्यक प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। एस फेज, इस अवस्था में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों का प्रकृतिकरण के फलस्वरूप डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। G2 प्रवस्था, इस प्रवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी है और यह कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा फेज भी होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब मेन चीज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वाली चीजें तो मैं आप लोगों को समसूत्री विभाजन में भी पढ़ा चुका था, अब हम बात करते हैं प्रथम पूर्वावस्था, यानी हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में। ओके, अब ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर फिर से इसे 4 ही उन्हीं हिस्सों में बांटा गया है। प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, फिर उसके बाद है एनाफेज और लास्टली होगा टेलोफेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मियोसिस फर्स्ट को हमको फिर से स्टडी करना है तो उन्हीं 4 स्टेप में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब इसे और सुविधा पूर्वक के लिए हम आगे 1-1 लगाते जाएंगे, यानी हम पहली स्टेप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। चलिए इस प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसे सुविधा पूर्वक अध्ययन के लिए पुनः 4 चरणों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को इनके 4 लोगों के सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तंतु सूत्र जिसे लेप्टोटीन कहा जाता है, युग्म सूत्र जाइगोटीन कहा जाता है, स्थूल पटल यानी पेस्चिटिन कहा जाता है, दिपथ यानी डिप्लोटन कहा जाता है, पारिगतिक क्रम या डाइकोनेसिस कहा जाता है। चलिए इसको एक और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को लिए डायग्राम वाइज इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए किस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं, चीजों को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या है कि यहाँ पर इन सारे स्टेप्स को अगर हम समझे डायग्राम वाइज, देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर है हमारे पास एक कोशिका और उस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्या पड़ा है, जाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे। और यहाँ पर ये जो होता है, ये वाला हिस्सा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जिसे कहा जाता है तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है तो इसके अंदर इसका रेप्लिकेशन होता है और जिसके फलस्वरूप गुणसूत्र बनते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं ये क्रोमोसोम्स, और याद रखिएगा एक क्रोमोसोम्स ये डीएनए की एक प्रतिलिपि है और दूसरा ये डीएनए की दूसरी, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिन इसको कहा जाता है या सिस्टर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल वही गुण निर्धारित करता है जो ये वाला निर्धारित करता है, बिल्कुल एक जैसे ही दोनों के अंदर गुण होते हैं। ठीक है, अब बीच में ये एक प्रोटीन के जरिए जुड़ा रहता है जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है। अब बस बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसेस होती है जैसे माइटोसिस में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र बनते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है कि गुणसूत्रों का जाइगोटीन वाले स्टेट में क्या होता है कि गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर, मतलब ये प्रोटीन के जरिए एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाते, कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप, ठीक है, पेस्चिटिन में आपको आसानी से दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाता है। फिर डिप्लोटीन, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्रोफेज फर्स्ट की। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जब एक, देखें चीजों को अच्छी तरीके से समझिएगा कि ये एक क्रोमोसोम है
ठीक है, और यहीं पर इसके ऊपर ही क्या होता है, एक दूसरा क्रोमोसोम्स होता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब देखिए ये दूसरा क्रोमोसोम्स है। अब ये जब एक दूसरे से यहाँ पर एक दूसरे से तो जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो क्रोमेटीन है, ये जो मतलब सिस्टर क्रोमोसोम्स है, वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर आपको ओवरलैप करते हुए दिख रही होगी। ये वाला हिस्सा इस रेड वाले के ऊपर आप लोगों को किस तरीके से, तो इस रेड वाले के ऊपर ओवरलैपिंग करते हुए हम लोगों को यहाँ पर दिखता है। और बस यही वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कुछ गुणसूत्रों का कुछ एक हिस्सा इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये डाइकाइनेसिस में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे में ओवरलैपिंग के फलस्वरूप जो सिस्टर क्रोमोसोम्स थे, वो सिस्टर क्रोमोसोम्स अपने, हम बोल सकते हैं कि अपने जो अनुवांशिक गुण होते हैं उनको गुणों को एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जब जो महिला से जो बच्चे जन्म लेता है, वो उसकी जो संरचना होती है, उसके गुण होते हैं, वो माता पिता से थोड़े से भिन्न पाए जाते हैं। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज फर्स्ट को। तो मेटाफेज फर्स्ट क्या है, तो इस अवस्था में सभी गुणसूत्र तुर्क सूत्रों स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाते हैं। अब चीजों को यहाँ पर समझते जाइएगा। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोफेज फर्स्ट में, ध्यान से आप समझते जाइएगा कि प्रोफेज फर्स्ट में ये जो क्रोमोसोम्स बने थे, देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ, तो क्रोमोसोम्स में जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हुई थी, तो ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या हुआ था कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर दूसरे क्रोमोसोम्स के कुछ लेयर क्या हो चुकी थी, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर ली थी। इस वजह से आप लोग अब देख पा रहे हो कि ये वाला जो क्रोमोसोम्स है, अब ये इस वाले से अलग दिख रहा है। ठीक है, जब शुरुआत में बने थे तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते थे, लेकिन अब जैसे यहाँ पर बना है तो दोनों एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि गुणसूत्रों का कुछ एक्सचेंज हो चुका है, कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ आनुवंशिक पदार्थों का कुछ एक्सचेंज हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहीं पर आनुवंशिक लक्षण दोनों के अंदर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस अवस्था में सभी गुणसूत्र, जितने भी जो गुणसूत्र होते हैं, वो तुर्क सूत्र। अब तुर्क सूत्र क्या होता है, तो ये वाले जो आप लोगों को दोनों तरफ के जो हिस्से दिख रहे होंगे, इसे तारक केंद्र या इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये क्या हिस्से हैं, तो ये है सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर के जरिए क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स निकलते हैं, इन्हीं फाइबर्स को तुर्क सूत्र या स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। अब ये सेंट्रोमियर वाली चीज क्या है, तो क्या होता है कि दो क्रोमोसोम्स, ध्यान से समझते रहिएगा कि ये क्रोमोसोम्स का जो एक क्रोमोसोम्स जो अपने जो वो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये, फिर से समझिएगा कि एक क्रोमोसोम्स ये है, दूसरा क्रोमोसोम्स ये है, और ये आपस में एक दूसरे से बीच वाले जिस हिस्से से जुड़े हुए रहते हैं, इस बीच वाले हिस्से को ही क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और इनके सेंट्रियोल्स से आकर कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यह विभाजन की अब द्वितीय अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सेंट्रियोल से तुर्क तंतु का निर्माण होता है जो गुणसूत्र से आकर चिपक जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूँ। चलिए अब एनाफेज फर्स्ट को देखते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में अब देखते हैं, तो यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र में बदलकर विपरीत रूपों पर जाने लगते हैं। इसका मतलब अब बड़ी आसानी से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीजों को समझिएगा कि एक क्रोमोसोम्स ये है, दूसरा क्रोमोसोम्स ये है। अब स्पिंडल फाइबर तो ये आधे इस हिस्से को ऊपर ले जाएगा, आधे इस हिस्से को अलग। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ गुणसूत्र ऊपर चलेगा और कुछ गुणसूत्र नीचे चलेगा। आप लोगों को देखिए यहाँ पर बिल्कुल चल तो समसूत्री जैसा ही रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है कि दोनों क्रोमोसोम्स यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप से या आनुवंशिक रूप से अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे है प्रथम टीलोफेज। तो इस टीलोफेज वाली प्रक्रिया में क्या होता है, तो इस टीलोफेज वाली प्रक्रिया में ये क्रोमोसोम्स तो यहाँ पर
इस पहले वाले प्रक्रिया में ही क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। अब अलग अलग होने के बाद क्या होता है, ये पूरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं और इनके ऊपर वापस से इस केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है और जिसकी वजह से केंद्रक फिर से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है प्रथम टेलोफेज। अब इस अवस्था में संतति गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पुनः गुणसूत्र खुलकर क्रोमेटिन संरचना बना लेते हैं, केंद्रिका कला बना लेते हैं और इसके पश्चात दो नए केंद्रकों का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और अगर आप लोगों ने समसूत्री विभाजन का वीडियो देख चुके होंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को काफी आसानी से क्लियर हो रही होगी। चलिए इसके कुछ प्रथम बिंदु पर हम नजर डाल लेते हैं कि यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। ध्यान से देखिएगा, मियोसिस फर्स्ट की यह फाइनल स्टेप है। इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, देख सकते हैं हम विपरीत ध्रुवों पर पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रक भित्ति का निर्माण पुनः होने लगता है, केंद्रक बनने लगता है और केंद्रक भित्ति का निर्माण यानी केंद्रक के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो बनने लगती है। ठीक है, फिर अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिन धागे में बदलने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक और हम चीजें देख सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वापस से इस तरीके से क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं, इस जाल जैसी एक संरचना बना लेते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। अब ये फाइनल स्टेप, यह हालांकि कैरियोकाइनेसिस है यानी जीव द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसके अंदर जो जीव द्रव्य का विभाजन होता है और फाइनली दो कोशिकाएं हमें दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार विभाजन की इस अवस्था में एक कोशिका से दो अगुणित, अब ये बात आप लोगों को याद रखना है, अगुणित मतलब हैप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं इसे। अब हैप्लॉइड कोशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग जो हुई थी वो क्रोमोसोम्स कितने थे, 23 जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर या टोटल नंबर्स की बात करें तो 46 जोड़े थे। अब 46 जोड़े के बाद 23 गुणसूत्र यहाँ पहुंच चुके हैं और 23 गुणसूत्र यहाँ पहुंच चुके हैं, इसलिए हमने इस कोशिकाओं को हैप्लॉइड या अगुणित संतति कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हम कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि दो अर्धसूत्रों से भरी हुई दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब मियोसिस सेकेंड, तो देखिए मियोसिस सेकेंड को अब मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा वापस से वो सारे स्टेप्स नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तीनों ही प्रक्रियाएं वापस से होती है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया होती है। किसके जैसे, तो सेम प्रक्रिया इसके अंदर किसमें देखने को मिलती है हमको, तो माइटोसिस के जरिए जैसी ही देखने को मिलती है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है कि दो कोशिकाएं, देखिए एक कोशिका से दो कोशिकाएं तो बन चुकी है और ये प्रोसेस तो ये हो चुकी है मियोसिस फर्स्ट में। अब यहाँ पर सिर्फ मेन बात आप लोगों को क्या ध्यान में देनी है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 हैं और 23 क्रोमोसोम्स यहाँ बचे हुए हैं। अब क्या होता है, तो इनके अंदर वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी प्रक्रिया होती है और बिल्कुल इनसे ही क्या होता है, दो कोशिकाओं का निर्माण फिर से होता है इनसे। अब ये दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ध्यान से देखिएगा, तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी प्रोसेस है यानी समसूत्री विभाजन जैसा है। इसका मतलब जब 23 गुणसूत्र यहाँ थे तो इनकी इस कोशिकाओं में भी 23 गुणसूत्र ही पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 फाइनली संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मियोसिस सेकेंड तक ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पूरी तरीके से संपूर्ण होता है। चलिए अब थोड़ा सा इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या है अंतर। तो अंतर को समझाने के लिए मैंने कुछ आधार तथ्य आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए इसको किस तरीके से, तो विवरण के आधार पर हम इसे अंतर दे सकते हैं। तो जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन या अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया है। अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है कि ये दैहिक कोशिकाओं में, आप इस अलैंगिक की जगह आप इसे दैहिक भी मान सकते हो। दैहिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मतलब चीजों को समझिएगा, जैसे स्किन की कोशिकाएं हैं वो डेवलप होकर जैसे उनके अंदर विभाजन होता है तो वो स्किन की कोशिकाएं ही बनाती है। ठीक है, अब जिसमें दो समान कोशिकाएं एक कोशिका से बनती है, सीधी सी बात है, इसमें एक कोशिका से दो कोशिका बनती है और समान कोशिकाएं बनती है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के जो आनुवंशिक गुण रहते हैं वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, यानी इनके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या होती है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में देखें तो यह एक लैंगिक प्रक्रिया है जिसमें 4 कोशिकाएं बनती है। हम देख चुके हैं उनमें संतति कोशिकाओं में आधे गुणसूत्र होते हैं, इसका मतलब 23 गुणसूत्र ही रहते हैं।
अब जनन के प्रकार, तो ये अलैंगिक जनन है, या फिर यहीं पर आप इसे दैहिक कोशिका भी लिख सकते हो। ठीक है। जबकि अगर हम अर्धसूत्री के विभाजन की बात करें तो लैंगिक प्रक्रिया है जो कहां पर होती है, तो ये पुरुषों के अंदर भी होती है और महिलाओं के अंदर भी होती है। तो पुरुषों के अंदर ये जो प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है, शुक्राणु में होती है, यानी स्पर्म कोशिकाओं के अंदर होती है, और साथ ही साथ में महिलाओं के अंदर कहां होती है, तो उनके अंडाणु यानी ओवम के अंदर होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब कार्य के आधार पर, तो भैया समसूत्री विभाजन का कार्य क्या है, तो इनका कार्य मुख्यतः होता है प्रजनन, कोशिका का सामान्य विकास और मरम्मत के लिए। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए, ये प्रजनन तो ठीक तरीके से यहाँ पर चीजें नहीं आएगी, प्रजनन नहीं होना चाहिए था, कोशिका का सामान्य विकास और मरम्मत के लिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जब कोई कट लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि वहां की कोशिकाएं खराब हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिनकी वजह से उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है, उन आसपास की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप वापस से स्किन अपनी जगह पे पुनः विकसित हो जाती है। तो सामान्य विकास और मरम्मत के लिए क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। सामान्य विकास का मतलब जो एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है तो विकसित होता है, तब वहां पर इसी प्रकार का कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो सिर्फ प्रजनन की प्रक्रिया के अंदर ही होता है। मतलब क्या होता है कि जब प्रजनन प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है कि जब पुरुषों के शुक्राणु विकसित होते हैं तो शुक्राणु के विकसित होने की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और महिलाओं में अंडाणु विकसित होने के समय पर यह प्रक्रिया होती है। अब इसके प्रकार, मतलब ये हम देख लेते हैं कि भैया कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जितने भी हम जीवित जीव जंतु देखते हैं सभी में समसूत्री विभाजन हमको देखने को मिलता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, जो लैंगिक जनन करते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य, जानवर, पौधे और कुछ कवकों में भी। अब कोशिकाओं के प्रकार देखिए, मैं बार बार दैहिक कोशिका कह रहा था, बिल्कुल आ गया दैहिक कोशिका, जिसे सेमेटिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, जिससे शरीर हमारा बना हुआ होता है, जैसे स्किन, हड्डियां, फेफड़े, लंग्स, ये सभी कुछ इन्हीं प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन युग्मक जैसे अंडाणु और शुक्राणु जिनमें प्रजनन होता है वहां पर होता है। अब विभाजन की संख्या के आधार पर, तो इसमें एक बार विभाजन होता है और 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि इसमें 2 बार विभाजन होता है और 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर अगर डिफरेंस देखें तो मदर कोशिका यानी संतति कोशिका के जितने ही इसमें गुणसूत्र होते हैं, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में संतति कोशिकाओं मतलब मात्र कोशिकाओं की अपेक्षा संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी रह जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आप लोगों को समझ में आती है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो अभी हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।